आइए एक और नया सेट 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर आ चुका है। इसमें 20 प्रश्न हैं और ठंड भी काफ़ी अधिक है, तो मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आराम से बैठकर जो हम सेट दे रहे हैं सभी 20 प्रश्न को सावधानीपूर्वक बहुत ही ध्यान से पढ़ें और 2 से 3 सेकंड का एक्स्ट्रा समय भी अगर लेना हो तो लें। वीडियो को थोड़ा सा रोक लें, उसके बाद पहले अपना उत्तर दें, उसके बाद मेरा उत्तर सुनें। तब जाकर आपको आभास होगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है और कहाँ आपसे चूक हो रही है, क्योंकि अभी पर्याप्त समय है उसमें सुधार की। और दूसरी बात कि नए और पुराने दोनों तरह के स्टूडेंट्स इस एपिसोड से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को थोड़ा सा हम डिटेल भी करते हैं, क्वेश्चन को इंटरलिंक करने की कोशिश करते हैं। कई सारे क्वेश्चन में ऐसा हमें लगता है कि थोड़ा समझाना है तो वहाँ हम समझाते भी हैं, इसलिए पूरा एपिसोड आप देखने का प्रयास करें। प्लेलिस्ट में 68th बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज़ के नाम से आपको मिल जाएगा। उसमें प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के लगातार जितने भी सेट इसमें आ चुके हैं आप उसको कीजिए, बहुत ही फ़ायदा होगा आपको परीक्षा में। आइए हम देखें, इस सेट का पहला सेट है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंजीरा से, ऑप्शन बी है दम्ब शदात से, ऑप्शन सी है किली गुल मोहम्मद से, ऑप्शन डी है मेहरगढ़ से, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। ध्यान देंगे, पशुपालन और कृषि दोनों शब्द का यदि प्रयोग किया जाए तब मेहरगढ़ से होगा, लेकिन यहाँ बीपीएससी, चूंकि बीपीएससी 2018 64th बीपीएससी का ये प्रश्न हमने लिया है, इसमें इस प्रश्न को पूछने में बीपीएससी ने एक गलती किया हुआ है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के जगह भारत के साथ उपमहाद्वीप शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि भारतीय उपमहाद्वीप शब्द का प्रयोग नहीं होगा तो मेहरगढ़ चूंकि पाकिस्तान में है तो ये सही उत्तर नहीं होगा। इसलिए उस हिसाब से जब भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे गए हैं तो उसके हिसाब से उत्तर ई हो जाएगा, लेकिन बीपीएससी ने इसका उत्तर डी माना है और डी ही सही उत्तर होगा। बीपीएससी के प्रश्न में ही गलती है, तो ये ध्यान देंगे आप लोग। और चूंकि बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो अब आप बहुत इस सब चीज़ों से वाकिफ़ हो गए होंगे कि प्रश्न में कहाँ क्या दिमाग लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। यहाँ अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करके उसका केवल हिंदी रूपांतरण आपसे पूछा गया है और ये पुराना क्वेश्चन है, 2044 बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो थोड़ा सा मेरा उद्देश्य ये था कि आप इन सब शब्द से एक बार फिर से अवगत हो जाएं। ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग, है ना, इसीलिए। तो इसका सही उत्तर होगा ताम्रपाषाण, यानी ऑप्शन सी। चालकोलिथिक, कैल्कोलिथिक, इस सबको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन 3 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। आपके ऑप्शन है लाल रंग, ऑप्शन बी है नीला हरा, ऑप्शन सी है पांडु, ऑप्शन डी है नीला और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा लाल रंग। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, आपको बताना है। पहला है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी है उत्तर ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी है आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा। देखिए, इसमें नए तो नए, पुराने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती कर लेते हैं, क्योंकि समय, खासकर जो प्राचीन इतिहास का कालखंड है उसमें कई सारे स्टूडेंट्स इस सब तरह के प्रश्न में उन्हें लगता है सब एक ही जैसा मेल मिलाप हो गया है, पता नहीं पढ़े भी हैं, याद भी किए हैं, रटे भी हैं, लेकिन बन नहीं रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप हिस्ट्री को केवल हिस्ट्री यानी आर्ट फैकल्टी के रूप में ही रखते हैं, आर्ट सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़ते हैं, जबकि आपको समझना चाहिए कि इतिहास कला और विज्ञान दोनों है। इसलिए जब आप साइंस के रूप में उसे समझने लगेंगे, जैसे कि एक ऑप्शनल हिस्ट्री का जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट हिस्ट्री को ऑप्शनल रखता है, उसके तरह यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए इतिहास भी साइंस से कम नहीं होगा और आप उसको भी समझकर ही याद रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इतिहास के जैसे इस सब तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है तो थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे यहाँ पर देखिए, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये लास्ट बिंदु है इतिहास में। हमको नहीं पता है, हम थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट को छोटा कर लेता हूँ।
हमको नहीं पता है यहाँ पर कि हम किस काल से इतिहास को प्रारंभ किए हैं, ये इतिहासकारों का मानना है। तो उन्होंने इस समय को माना कि हम अज्ञात काल से चले थे, ये है अज्ञात काल, यानी ये कालखंड कोई है ही नहीं। यहाँ से हम चले, यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए। तो इन्होंने क्या किया कि उस सब काल का एक नाम निर्धारित किया। वही नाम निर्धारण कैसे हुआ समझिए। सबसे लास्ट वाले को हम ऐतिहासिक काल इतिहासकारों ने कहा। ऐतिहासिक काल। इससे पहले वाले काल को इन्होंने कहा अब ऐतिहासिक से पुराना काल है तो इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है भैया, आद्य ऐतिहासिक काल कहिए, ऐतिहासिक काल। इन्होंने फिर इससे पुराने वाले काल को, जो अज्ञात काल से यहाँ तक आया, उसको इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हम इसको प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कहिए, प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि इस काल में पत्थरों के सब कुछ थे, तो ये पाषाण काल। अब इन्होंने क्या किया, इसको भी 3 पार्ट में बांट लिया। पहला को रखा पुरापाषाण, फिर दूसरे को रखा मध्यपाषाण, फिर तीसरे को रखा नवपाषाण युग। अब इन्होंने क्या किया, फिर आद्य ऐतिहासिक को भी बांट लिया अलग अलग कालखंड में। इन्होंने कहा पहला कालखंड जो है इसका वो सिंधु सभ्यता था, सिंधु सभ्यता, और दूसरे कालखंड को इन्होंने वैदिक सभ्यता कह दिया। अब चूंकि हम हिस्ट्री पूरा पढ़ाएं, यहाँ पढ़ाने लगेंगे तो थोड़ा सा कई सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत भी हो सकता है, जो पुराने हैं, कहेंगे कि सेट छोड़कर क्या करने लगे। लेकिन मैं समझा देता हूँ, थोड़ा एक बार आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। फिर ऐतिहासिक काल जब प्रारंभ हुआ तो इन्होंने इसको भी कई सारे कालखंड में बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐतिहासिक काल जो है हमारा वो क्या कहते हैं, बौद्ध और महावीर के काल से शुरू होता है, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है। और उसके बाद लगभग 712 ईस्वी में जब क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, जब दाहिर सिंध का शासक हुआ करता था, उस समय तक जो है प्राचीन इतिहास का कालखंड इन्होंने माना। फिर 712 से लेकर के जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 तक, उसको इन्होंने मध्यकाल मान लिया। और 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु से लेकर जब भारत हमारा आज़ाद हुआ 1947, उसको इन्होंने क्या किया कि आधुनिक काल मान लिया। तो ये जो कालखंड है, एक विभाजन है, उसको मुझे लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए सिलसिलेवार ढंग से। और जब साइंटिफिक ध्यान रखेंगे आप तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिंधु सभ्यता हमने बताया, और ये सिंधु सभ्यता किस में पड़ता है, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका उत्तर डी हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा ये स्लो हो गया है, 1 मिनट वेट करें आप लोग। तो ये आप लोगों ने देख लिया आद्य ऐतिहासिक काल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आपके ऑप्शन है पकी ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन बी है प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन सी है पूजा स्थल, ऑप्शन डी है कला और वास्तुकला, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मुझे लगता है इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर होगा पकी ईंट से बनी इमारत। उस समय में इसका प्रयोग हुआ था, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार जो प्राप्त हुआ था उसमें उसका प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा कौन नहीं जानता है, आप लोग तो हिस्ट्री में ही बड़े हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है महास्थानगढ़, ऑप्शन डी है नागपट्टनम, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा लोथल, ये गुजरात में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी है डावरकोट, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे लोथल। ठीक है, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा
ये मिट्टी का पका हुआ एक हल खिलौने जैसा था। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी है बनावली, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बनावली। ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य मिले हैं, आपको बताना है। इसके ऑप्शंस हैं कालीबंगा, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है लोथल और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही सही इसका उत्तर दें। जुते हुए खेतों के निशान अथवा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। यहाँ इस सब तरह के शब्दों पर आप लोग भी थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसका ऑप्शन है आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी है के एन दीक्षित, ऑप्शन सी है एम एस वत्स और ऑप्शन डी है वी ए स्मिथ और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा डी, वी ए स्मिथ जो है ये इससे संबंधित नहीं थे, बाकी के तीनों इससे संबंधित थे। आर डी बनर्जी भी संबंधित थे, के एन दीक्षित भी संबंधित थे क्योंकि इसमें 2 स्थल का नाम लिया गया है, और एम एस वत्स भी इससे संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, ऑप्शन ए है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, ऑप्शन बी मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन केंद्र के कारण जाना जाता है ऐसा होगा। ऑप्शन सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, और ऑप्शन ई आप सभी जानते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगाज़कोई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व एशिया माइनर यानी जो मध्य एशिया का भाग था वहाँ से बोगाज़कोई का अभिलेख प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसमें इस अभिलेख में जो है राजाओं का उल्लेख आया है, कई सारे राजाओं का, और वो राजा जो हैं वो आर्यों से संबंधित थे और आर्य जो है वैदिक सभ्यता से संबंधित थे, तो यहाँ पर वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, ऐसा इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है परुष्णी, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको देने हैं। इसका सही उत्तर होगा परुष्णी यानी ऑप्शन डी। परुष्णी नदी को और किसी नदी के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, आप बताना चाहें तो बताएं, मैं बता देता हूँ। इसको दूसरे रावी नाम के रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी है 8वां मंडल, ऑप्शन सी है 9वां मंडल, ऑप्शन डी है 10वां मंडल और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा 9वां मंडल यानी ऑप्शन सी। ये सोम को समर्पित है, और सोम आपको पता होगा ये आर्यों का मुख्य पेय था।
इसको मुजवंत नाम के पर्वत से प्राप्त किया जाता था और ऋग्वेद के दशम मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है, आप सभी को पता होगा। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल ही हैं, ये भी पता होगा। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग। ऑप्शन सी है पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण। ऑप्शन डी है सोम और इस पेय का नामाकृत देवता। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अभी हमने बताया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आपको बताना है गायत्री मंत्र के बारे में। आपके ऑप्शन है उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आपको बताना है इसका उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी में जो है जो तीसरा मंडल है इसका, उसमें गायत्री मंत्र के बारे में मिलता है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। तो ये चीज़ें आप लोग भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? आपके ऑप्शन है योग, ऑप्शन बी है न्याय, ऑप्शन सी है सांख्य, ऑप्शन डी है वैशेषिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको सोच समझकर इसका उत्तर देना चाहिए। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ध्यान देंगे, ये जितने भी यहाँ ऑप्शन हैं इसका भी एक विशेष महत्व है आपके इतिहास में, इसलिए मुझे लगता है कि ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, वैशेषिक। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है कुंडग्राम में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है मगध में, ऑप्शन डी है वैशाली में और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा कुंडग्राम में। यहाँ पर वैशाली भी है और यहाँ पर कुंडग्राम भी है, तो धोखा नहीं खाएंगे आप लोग। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर कुंडग्राम होगा। ठीक है, ये वैशाली के निकट है, इसलिए वैशाली आप लोग हो सकता है कि उत्तर दे दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? आपके ऑप्शन है राजगीर में, ऑप्शन बी है सांची में, ऑप्शन सी है पावापुरी में, ऑप्शन डी है समस्तीपुर में और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर पावापुरी यानी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। आपके ऑप्शन ए है जामिल, ऑप्शन बी है योशुद, ऑप्शन सी है बिपिन, ऑप्शन डी है प्रभास, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 19 ये इस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और मुझे लगता है इसका उत्तर आप लोगों ने दे दिया होगा। सही उत्तर इसका जामिल होगा। और इस सेट का आखिरी प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं, है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? और इसका उत्तर यदि आप लोग सही दे दिए तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जैन धर्म का सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ कौन सा है आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 14 पूर्व। 12 अंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसमें जैन सिद्धांत का संकलन किया गया है, प्रथम जैन सभा जो हुई थी उसमें। और 14 पूर्व जो है इसमें ये जो है ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जैन धर्म का। और अंतिम जो नंद राजा हुए थे उनके समय में संभूत विजय और भद्रबाहु जो उस संघ के अध्यक्ष थे,
ये ऐसे अंतिम व्यक्ति थे जो इस 14 पर्व के बारे में जानकारी रखते थे। आइए इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू।